अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हेल्थ 21 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अबीर हुसैन। जैसे कि आपको पता है कि मुल्क भर में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर की बात की जाए, सिंध की बात की जाए तो हर जगह आपको केसेस के हवाले से खबरें भी सुनाई देंगी। लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए कि कितने मरीज़ इस वक्त जो हैं सेहत याब हो चुके हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मुल्क भर में जानलेवा वबा से 1,49,092 मरीज़ सेहत याब हो गए हैं। ऐसे में बहुत सी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, बहुत से अस्पताल हैं जो एक हमारे साथ काम कर रहे हैं, लोगों को जो है एक प्रॉपर स्टेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां लोग अपना टेस्ट करवा सकते हैं। और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री ने भी जो है काफ़ी ज़्यादा अहम कदम रखा है, पेश रही हैं हमारे साथ। इसी हवाले से मौजूद हैं आज मिस्टर तनवीर कादरी, एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है, और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से भी इनका ताल्लुक़ है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मुश्किल वबा में डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री ने कितना साथ दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन हेल्थ 21। तो सर ये बताएं कि एक मुश्किल वक्त चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं मुल्क भर में। तो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री जो एक आपकी बहुत मशहूर लेबॉर्ट्री है, काफ़ी टाइम से जो है इसका नाम है, लोग आते हैं टेस्ट करवाते हैं। तो इस मुश्किल वबा में आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटर? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें प्रोग्राम पे बुलाया यहाँ पर। और जैसा कि आपने तारुफ करा दिया, मेरा नाम तनवीर कादरी है और मैं ईसा लैब में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहा हूँ लास्ट 27 ईयर से यहाँ पर। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है तो ईसा लैब ने भी दूसरे जो इदारे थे उसके साथ हमने भी इसमें शामिल हुए इसमें। और आप यकीन करें कि बहुत एक टफ़ टाइम था हमारे लिए। कोरोना के पेशेंट जब ईद के बाद 28 मई के बाद एकदम से जब लोड बढ़ा है तो एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जो टेस्ट कराना चाह रहे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था करें क्या वो। तो फिर हमने उनको प्रोवाइड किया, मालूमात देना शुरू किया थ्रू सोशल मीडिया भी और मुख्तलिफ हवाले से तमाम चैनल को हमने यूज़ किया। और सबसे पहले हमको बताया कि आप अपने घर पे रहें, आप लैब में नहीं आए, क्योंकि अगर खुदा ना जो भी पेशेंट है पॉजिटिव है तो अगर वो मूव करता है तो फिर वो दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड होने का ख़तरा होता है। तो हमने उनसे कहा कि आप घर पे रहें और हम घर से आप सैंपल पिक करेंगे। और हमारे जो स्टाफ थे बाकायदा एक पीपी पहन के, मखसूस लिबास पहन के, तो उनके घर पे जाते थे और वहाँ से सैंपल लेते थे। फिर रिपोर्ट जो है वो हमारी ऑनलाइन है तो उसके ज़रिए से भी देख सकते थे और कुछ लोग मंगा भी लेते थे वो। तो इस तरह से हमने शुरू किया 28 मई से लेके जो अभी एक हफ्ता पहले तक जो रश था वो हमने हटाया। तो हमारे जितनी भी हमने एक पूरी टीम बनाई थी कोविड वॉरियर की, जो सैंपल लेते थे, फिर गाड़ियाँ थी, फिर उनके ड्राइवर थे। तो वो सुबह 9 बजे काम शुरू करते थे और रात के 2, 3, 4 बजे तक वो लगे होते थे। आपने जो टीम बनाई है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, टीम तो वैसे हुकूमती इरादा शुमार के हवाले से भी हुकूमती लेवल पर भी टीम्स बन रही हैं, आपका भी एक अच्छा इकदाम रहा है। तो आपने जो टीम बनाई है उसमें मतलब कितने लोग आप लोगों ने हायर किए, कितना % फीमेल्स थी, कितने % मेल्स थे, एज ग्रुप क्या था? और जब आप लाइव काम कर रहे थे, लोगों के घर जा रहे थे एक मुश्किल सिचुएशन में, तो आप लोगों को कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा। एक तो सबसे पहले तो हमें ह्यूमन रिसोर्स का मसला है, क्योंकि पहले नॉर्मल एक सूरत हाल थी तो उसमें हमारे पास हर ब्रांच में 1-2 लोग होते थे फी शिफ्ट में। बट ये जैसे ही ये शिफ्ट शुरू हुई तो हमने उस शिफ्ट के साथ स्टाफ को बढ़ाते चले गए। पहले हमने 2 से 4 किए, 4 से 6 किए, 6 से 8 किए, फिर 10 किए। फिर व्हीकल जो है वो हमारे पास एक होती थी या राइडर होते थे, तो फिर उसको हमने बढ़ाना शुरू किया उसी लोड को देखते हुए। तो हमारी जो कराची में जो ब्रांचेज़ हैं सब जगह ही हाल था। और हमने स्टाफ को बढ़ा के साथ साथ अपने जो लैब के अंदर है, जो ब्रांच है उसके अंदर भी हमने एक मखसूस जगह बनाई। जो नॉर्मल पेशेंट आ रहे थे उससे हट के एक जगह बनाई, वहाँ भी हमने ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल किया। शिफ्ट वाइज अलग से हमने हायर किया। जो पेशेंट वहाँ लैब में आ जाते थे उनको भी हमने ये नहीं कहा कि आप बाहर चले जाएँ, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट जो होते हैं वो उनको देख के पहले खौफजदा हो रहे थे कि भाई ये क्या है, हम तो कोरोना के हम तो यहाँ भाग रहे हैं। तो उनके लिए फिर हमने अलग जगह बनाया, फिर अलग पूरी रिसोर्स की। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें, ये टाइम जो है निकाला, अभी तक ये ऑनगोइंग है। तो सर ये बताइएगा कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री, आपको काफ़ी टाइम हो चुका होगा इस फर्म के साथ काम करते हुए।
अगर हम बात करें डिफरेंशिएट, कंपैरिजन तो हर जगह होता है, चाहे हॉस्पिटल्स हों, लेबॉर्ट्रीज़ हों, तो आप कैसे कंसीडर करेंगे कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एक वाहिद लेबॉर्ट्री है जो एक बहुत ही एक यूनिक लेवल पर काम कर रही है, क्योंकि एक मुश्किल टाइम है, तो आप कैसे कहेंगे कि हाँ हम डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से आप मुंसलिक हैं, और क्या स्पेशलिटीज़ हैं आपके इस फर्म की जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, और डिफरेंट किस तरीके से आप डिफरेंशिएट अगर किया जाए तो किस तरीके से करेंगे? मैं बता दूं, जो हमारे जो सीईओ हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा, हमें उन्होंने शुरू से बताया कि जो हमारी लैब है ईसा लेबॉर्ट्री, वो एक कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो लोगों की ख्वाहिश होती है, तो हमने उसको देखते हुए हमने पॉलिसीज बनाई है और चीज़ें बनाई हैं। तो उसी को देखते हुए मैं आपको बताना ही चाहूँगा कि ईसा लैब जो है वो सबसे अहम वजह जो है, जो लोग हमारे पास आते हैं, वो ये कि कोई डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है उसमें ब्लड टेस्ट के अलावा अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी भी होता है जो नॉर्मली होता है। तो हम अंडर वन रूफ वो सहूलतें हम दे रहे होते हैं हर ब्रांच में। किसी भी ब्रांच में चले जाएं आप तो ये चीज़ें उनको अवेलेबल होती है। तो अंडर वन रूफ उनको ये तमाम सहूलतें मिल रही होती है। कुछ जगहों पे हमने सिटी स्कैन, एमआरआई और क्या कहते हैं उसका, इको और डेक्सा, तमाम चीज़ें हमने वहाँ पर रखी हुई हैं। तो जब वो पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो उनको मुख्तलिफ जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही जगह एक ही कॉरिडोर से आते हुए तमाम चीज़ें अवेल कर लेते हैं। ठीक है सर, ये भी बताइएगा साथ साथ कि इस वक्त जो कोई टेस्ट करवाना चाह रहा है, तो आप लोग सैंपल कलेक्शंस जो हैं कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या उसके आप कुछ पैसे चार्ज कर रहे हैं, और किन एसओपीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए सैंपल कलेक्शन करते हैं, ये भी बताइएगा। नहीं, चूँकि ईसा लैब एक कमर्शियल इदारा है, तो हम फ्री तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमें सारी चीज़ें उसी से करनी पड़ती है, सैलरीज हैं और सारे एक्सपेंसेस हैं, तो हम चार्ज कर रहे होते हैं। और कुछ जगह पे हम जो हमने पैकेज तय किए हैं, कुछ इदारे से या कुछ लोग आके कहते हैं हमें डिस्काउंट देते हैं, तो हम उनको दे देते हैं। तो पेशेंट को कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? अगर किसी को इमरजेंसी है, कोई जाना चाह रहा है, टेस्ट कराना चाह रहा है, खुदा न खास्ता उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसको एडमिट करना पड़े, तो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में ऐसी क्या फैसिलिटीज़ हैं जिससे पेशेंट जब जाएँ तो वो वापस रिकवर होकर सेटिस्फाई होकर आए? तो आप ऐसी कौन सी स्पेशल फैसिलिटीज़ जो हैं वो पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, जब भी कोई बीमार होता है तो सबसे पहले आजकल डॉक्टर जो हैं वो रिपोर्ट मांगते हैं, तो जब तक उनके हाथ में रिपोर्ट नहीं आती वो अपना ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते। तो ईसा लेबॉर्ट्री जो है वो जो रूटीन टेस्ट है वो हम विद इन 3 आवर में रिपोर्ट हम दे देते हैं उनको। जो भी पेशेंट हमारे पास आता है या हम जो भी हम होम कलेक्शन करते हैं, तो कुछ मरीज़ आ नहीं सकते तो हम घर से सैंपल ले आते हैं, तो विद इन 3 आवर हम रिपोर्ट दे देते हैं रूटीन टेस्ट। और जितने भी स्पेशल टेस्ट हैं जो पहले हफ्ते में या 3 दिन बाद रिपोर्ट मिलती थी, वो हम डे में 2 या 3 टाइम हम उनको रिपोर्ट दे रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इस कड़ी सिचुएशन में, क्योंकि एक मुश्किल टाइम चल रहा है, तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की, तो उसका किरदार कैसा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, और जहाँ तक ये वबा की बात है तो ये लगने वाली वबा है, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, स्पेशली इस हवाले से भी बताइए कि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक बहुत काम आप पे, जाहिर सी बात है आप एक पोस्ट संभाल रहे हैं, किन एसओपीज़ को आपने जो है मद्देनज़र रखा, और कौन सी एसओपीज़ ऐसी थी जो बहुत स्ट्रिक्टली आपने सबको कहा कि इस चीज़ पर काम करना है? देखिए, जब ये शुरू हुआ ये चीज़ें, तो हर आदमी जो है ना, जब आया था कराची में 26 फरवरी के बाद, जो पहला पेशेंट जो आए थे आखिर में एडमिट होते, तो उसके बाद से ये खौफ आ चुका था लोगों में। तो ज़ाहिर सी बात, जो हमारे पास जो काम करे तो वो भी इस माशरे के ऐसे थे, तो वो जब हमने शुरू किया टेस्ट करना, तो पहले तो कोई भी तैयार नहीं हो रहा था कि, क्योंकि उनकी फैमिलीज जो है वो मना कर रही थी। फिर कुछ लोगों को हमने उनको मोटिवेट किया, उनको आगे बढ़ाया, क्योंकि हमने उनको कन्विंस किया कि हमारा जो फील्ड है वो हम एक सर्व कर रहे हैं, ठीक है हमें सैलरी मिलती है लेकिन हम पहले ठीक है हम सर्व भी कर रहे हैं। तो उनको हमने मोटिवेट किया कुछ लोगों को, जब वो आगे आए तो पीछे फिर दूसरे लोग भी आना शुरू हुए, क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम भी ये कहता है कि आप अल्लाह पे बिलीव रखें और जिसकी नसीब में जो है वो तो होगा। तो हमने इसके साथ साथ एहतियात भी रखा, जो एसओपीज़ हमें बताई गई थी, जो डिस्टेंस के हवाले से, मास्क के हवाले से, पीपीई के हवाले से और सोशल गैदरिंग के हवाले से, वो तमाम चीज़ें हमने अपने लैब में भी रखा, और जब हम जाते थे होम कलेक्शन में तो हमने वहाँ भी उसको फॉलोअप किया। अच्छा, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चला हुआ है कोरोना वायरस के हवाले से, तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो एडवाइस कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं,
तो आपने डॉक्टर्स को किस तरीके से मोटिवेट किया कि वो आएँ, काम करें? क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी जो एक से है, जो एक से दूसरे को लगती है। जी। तो आपने किस तरीके से डॉक्टर्स को कन्विंस किया? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये शुरू हुआ था तो हमारे पास कोई अगर आप परसेंटेज लेंगे तो 100 में से कोई 5-6 डॉक्टर या 7 डॉक्टर चले गए थे, छोड़ दिया उन्होंने जॉब, उनकी फैमिली से मना कर दिया। बट बाकी तमाम डॉक्टर ने, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, सैल्यूट भी करूँगा कि बाकी तमाम डॉक्टर कोई भी नहीं गया हमारे पास से। और जब वो जगह खाली हुई 5-6 तो बाकी ने फ़ौरन उसको फिल किया। तो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस और जो हमारे जो स्टाफ थे, मैं उनको इस मौके पे यहाँ बैठ के सबको मैं सैल्यूट करूँगा कि उन सब ने इस मौके पे अपना रोल इस मौके में रहते हुए बेहतरीन अंदाज में रोल अदा किया है। इस वक्त टोटल अगर बात की जाए डॉक्टर्स के हवाले से, तो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में कितने डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, और कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कोविड का शिकार हुए, रिकवर हुए और दोबारा उन्होंने रीजॉइन किया है? जी, मैं बताऊँ कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड जो करती हैं सोनोलॉजिस्ट वो हैं, फिर एक जो है रेडियोलॉजिस्ट हैं जो एक्सरे की रिपोर्ट साइन करते हैं। कुछ डॉक्टर वो हैं जो रिपोर्ट को देखते हैं, केमिस्ट्री के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स होते हैं जो अपने अपने एरियाज़ में स्पेशलाइज होते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं, बल्कि लकीली हमारे पास डॉक्टर में से कोई भी अफेक्टेड नहीं हुआ इस मरीज़ से। अच्छा। पेशेंट जो हमारे स्टाफ हैं जो कोविड वॉरियर्स में जो घर पे जाते थे वो अफेक्टेड हुए हैं, हर ब्रांच में 2, 3, 4, बट डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह कोई अफेक्टेड नहीं हुआ इसमें। चलें, दैट्स गुड। अच्छा, ये सवाल भी मैं करूँगी कि अब क्योंकि कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि सेकंड वेव कोरोना की आनी बाकी है, जहां मुल्क में लोग बहुत ज़्यादा तबीयतें ख़राब हुई कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन अब 1 लाख से तजावुज़ कर गई हैं जो लोग सेहत याब हो रहे हैं। तो अब भी हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस ख़त्म हो रहा है। दुनिया भर में तो लॉकडाउन लिफ्ट हो रहे हैं, तमाम SOPs के साथ लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को, हमारी जो सोसाइटी है, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि बेफिक्री है या इमेच्योरिटी है, या लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये है क्या वबा जब तक उनको हो नहीं जाए। तो ऐसे में हम किस तरीके से अपने आप को, लोगों को महफूज कर सकते हैं? ख़ुद अगर हम एहतियात करें तो किस तरीके से एहतियात करें? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी जॉब्स ख़त्म हुई, लेकिन अब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। तो हम किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये तो अब लाइफ का हिस्सा बन चुका है। कोरोना जो है ये लाइफ का हिस्सा, ये ख़त्म नहीं होगा। हाँ, आगे जाके इसमें वैक्सीन और चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ख़त्म तो नहीं होगा। तो उससे आप बचने के लिए जो पहले जो खौफ था, पहले जो हमारे सोसाइटी में, वो अब खौफ ख़त्म हो चुका है, कदरे बेहतर हो चुका है। और लेकिन और वो लोग जो पहले कोरोना को मानते नहीं थे कि कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अभी जो अनफॉर्चुनेटली जो डेथ हुई है तो वो उनको भी एहसास हुआ हाँ ये कोरोना ख़तरनाक चीज़ है। तो ये एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है। अब यहाँ इससे हम बचने का सिर्फ वही तरीका है जो दूसरी कंट्रीज कर रही है और हम भी कर रहे हैं कि मास्क पहने कंटिन्यू, क्योंकि ये ज़्यादातर जो इफेक्टेड होते हैं वो थ्रू नोज़ के थ्रू होते हैं। मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंस हो गया, सोशल गैदरिंग हो गई, और बाहर का खाना, चीज़ें वगैरह चाहे उसको अवॉइड करें बस। अच्छा, लोगों का क्या फीडबैक आता है जब एक इमरजेंसी होती है, आपके डॉक्टर्स बर वक्त काम कर रहे हैं, सैंपल्स कलेक्शन भी हो रही है, आपने जो अपनी टीम बनाई हुई है वो लोगों के घर जाते हैं, सैंपल्स कलेक्ट करके आते हैं, रिपोर्ट्स आपकी 3 घंटे में आ जाती जैसे कि आपने बताया, तो लोगों का क्या फीडबैक आता है, इस हवाले से भी बताइएगा। मैं असल में अनफॉर्चुनेटली मैं आपके इस चैनल के थ्रू हम अपने गवर्नमेंट को बताना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत बुरा हाल है हॉस्पिटल्स का, क्योंकि खुदा ना खास्ता इस वक्त किसी को इमरजेंसी हो जाए तो कोई भी हॉस्पिटल जो है उसको एडमिट नहीं करता, ना कोई हाथ लगाता है। वो ये कहते हैं कि पहले रिपोर्ट लेके आएँ कोरोना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बहुत बुरा हाल है इस हवाले से। तो मैं अपने गवर्नमेंट से कहूँगा कि इस चीज़ को सीरियसली देखें, क्योंकि लोग एम्बुलेंस में और रास्ते में उनकी डेथ हो रही है। दूसरा ये है कि लोग हमारे पास जब ये सूरत होती है, जब वहाँ से कहा जाता है कि रिपोर्ट लेके आए कोरोना का, तो फिर हम पर प्रेशर आता है कि उसको जल्दी करें। तो हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि कोरोना का जो टाइम हमने रखा हुआ है 48 आवर के अंदर रखा हुआ है, तो फिर उन पेशेंट को जो सीरियस कंडीशन में होते हैं हम उसको अर्जेंट बेसिस पर लगा के 6 घंटे में 8 घंटे में हम कोशिश करते हैं कि उसको हम दे दें ताकि उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। वैसे इन जनरल अगर बात की जाए, हुकूमती सतह पर भी जो है बहुत से वादे और दावे किए गए थे कि हम डॉक्टर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तमाम SOPs के साथ सब काम करेंगे, लेकिन अगर बात की जाए प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो आपको क्या लगता है ज़्यादातर जितने भी इस वक्त कोविड के मरीज़ हैं
वो उनको फैसिलिटेट जो है, ज़ाहिर सी बात है गरीब बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट अस्पताल जा सकते हैं, लेकिन वहाँ की हालत सिचुएशन ऐसी हो रही है कि लोग अब कहते हैं कि ये पर्सपेक्टिव बना दिया कि भाई हॉस्पिटल जाएंगे तो कोरोना लेकर आएंगे। एग्जैक्टली परसेप्शन बन गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल थे तो उनको तो कोई सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट से या बाहर से। हाँ, कुछ एनजीओ ने उनको सपोर्ट किया है पीपीएस के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, ये तो है। लेकिन और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्स को देखते हुए थोड़ा बहुत वहाँ पर उन्होंने किया है, बट जो होना चाहिए था आइडियली वो चीज़ नहीं हो सकी। अभी भी आप अगर जाइए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो हाल बहुत बुरा है। जी, थैंक यू सो मच। एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कोई पैगाम देना चाहेंगे, हमारी यूथ को कोई पैगाम देना चाहेंगे, डॉक्टर्स को पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमती सतह पर तो आपने खैर हुकूमत को पैगाम दे दिया, लेकिन जो हमारी यूथ है, जो यंगर जनरेशन है, जो आना चाह रहे हैं, जो मेडिकल की फील्ड में है, वादे बहुत करते हैं, प्रोमिसेस, ओथ लिया जाता है कि हम जो है मरीज़ों के साथ रहेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि ये सिचुएशन अब ऐसी हो गई है जिसमें लोगों ने सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया है कि गोया हम इस फील्ड को कंटिन्यू करें या ना कंटिन्यू करें, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, आपके पास एक पोस्ट है, आपको हर तरीके के लोगों से डील करना पड़ता होगा, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इंकरेज हैं, क्योंकि एक्सपो में जो एक बना हुआ आइसोलेशन सेंटर उसमें ईसा लैब जो फ्री ऑफ टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग नॉलेज में है, तो हमने वहाँ देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक और बना है आइसोलेशन सेंटर बना है रेंजर्स का, तो वहाँ भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एक लंबी लिस्ट वहाँ जमा हो चुकी है जो सर्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो रोल उनका बड़ा अच्छा है, वो आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मैं इस प्रोग्राम के बारे से आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली हमने भी एग्रीमेंट किया है कतर एयरवेज से, जो उन जितने भी पैसेंजर जो जा रहे हैं यहाँ से, तो उनके टेस्ट पीसीआर कराने होते हैं, तो उन्होंने 4 लेबॉर्ट्री को उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से एक ईसा लैब भी है, और उनके पेशेंट हमारे आना शुरू हो गए हैं। और ये सर्विस हम अपने तमाम ब्रांचेज़ में, कराची में भी और हैदराबाद में जो हमारी ब्रांच है, और एक मीरपुर खाते भी हमने ओपन कर रहे हैं लैब, तो वहाँ भी एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा वो। तो कतर एयरवेज के जो पैसेंजर हैं और बाकी जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको भी हम ये सर्विस दे रहे हैं जो वहाँ से बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज मौजूद थे मिस्टर तनवीर कादरी, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है इस मुश्किल हालात में लोगों का साथ दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि कतर एयरवेज के पैसेंजर्स के साथ जो है उनको जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। आई होप कि इस मुश्किल वक्त में आप लोग भी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ काम करें। आप लोगों की जॉब्स हैं, आप लोगों के स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, काम है, बाहर आना जाना होता है, तो सब आप लोग देखभाल की करें, क्योंकि एक मुश्किल वक्त है। एंड उम्मीद करते हैं कि ये एक मुश्किल वक्त जो है ये टल जाएगा और तमाम हालात जो पहले थे वो पहले जैसे अब हो जाएंगे। मुझे अभी हुसैन, बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए मौजू के साथ मेडिकल से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।